नमस्कार बच्चों, ईशा क्लासेज ऑनलाइन एजुकेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। देखिए बच्चों, 12th क्लास आरबीएसई बोर्ड की जो कंपलसरी हिंदी है उसमें हम लोग अलंकार का टॉपिक पढ़ रहे हैं और आपके सिलेबस में अब केवल 4 अलंकार हैं जिसको आप लोगों को याद करना है, जिसमें नंबर 1 अनुप्रास अलंकार है जिसका वीडियो हम लोग पहले देख चुके हैं। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे यमक अलंकार के बारे में, ठीक है। और तीसरा जो है श्लेष अलंकार और चौथा है उपमा अलंकार। ये 4 अलंकार आप लोगों को याद रखने हैं। तो देखिए सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यमक अलंकार के बारे में। तो देखिए बच्चों, यमक अलंकार किसको कहते हैं, इसकी परिभाषा को समझने की कोशिश कीजिएगा। यानी जब किसी काव्य पंक्ति में एक जैसे 2 शब्द हों या 2 से अधिक शब्द हों और उन शब्दों के कम से कम यानी उन शब्दों के अलग अलग अर्थ निकलते हों तो उसको हम क्या कहते हैं, यमक अलंकार कहते हैं। आप ये भी कह सकते हैं भाई अनुप्रास अलंकार जो होता है उसमें वर्णों की आवृत्ति होती है। अनुप्रास अलंकार में क्या होता है, वर्णों की आवृत्ति होती है, जबकि यमक अलंकार में शब्द की आवृत्ति होती है। किसकी आवृत्ति होती है, शब्द की आवृत्ति होती है। कि जब किसी काव्य पंक्ति में शब्द की आवृत्ति होने पर और उन शब्दों का अलग अलग अर्थ निकलता हो तो उसे हम क्या कहते हैं, यमक अलंकार कहते हैं। तो देखिए परिभाषा समझने की कोशिश करें, फिर हम लोग इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। जब किसी काव्य पंक्ति में शब्द की आवृत्ति हो अर्थात एक जैसे 2 या 2 से अधिक शब्द हों तथा उन शब्दों के अर्थ अलग अलग हों तो वहाँ यमक अलंकार होता है। ध्यान सुनिएगा, जब किसी काव्य पंक्ति में शब्द की आवृत्ति हो अर्थात एक जैसे 2 या 2 से अधिक शब्द हों और उन शब्दों के अर्थ अलग अलग हों तो वहां पर यमक अलंकार होता है। तो देखिए एक उदाहरण के माध्यम से समझिएगा कि जैसे एक शब्द है, जैसे अपन बोल रहे हैं सारंग ले सारंग उड़ियो सारंग पुग्यो आए, सारंग पुग्यो आए, जे सारंग सारंग करी, जे सारंग सारंग करे, मुख को सारंग जाए, मुख को सारंग जाए। अब देखिए बहुत बढ़िया तरीके से इस उदाहरण के माध्यम से समझ में आ जाएगा कि सारंग शब्द जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर, देखिए सारंग ले सारंग उड़्यो सारंग पुग्यो आए, जे सारंग सारंग करे, मुख को सारंग जाए। इसमें जो सारंग शब्द आ रहा है बच्चों, ये करीब 6 बार आ रहा है। ये सारंग शब्द कैसे कितनी बार आ रहा है, 6 बार आ रहा है। अब आप पहली बार जब इसको देखेंगे तो ऐसा लगेगा भाई यहाँ तो वर्ण की आवृत्ति दिखाई दे रही है ना, से सारंग ले सारंग उड़्यो सारंग पुग्यो आए, जय सारंग सारंग करे, मुख को सारंग जाए। तो आप ये एक बार तो देखने में ऐसा लग जाएगा कि भाई ये तो वर्ण की आवृत्ति दिखाई दे रही है, लेकिन आप इसको ध्यान से देखिएगा, वर्ण आवृत्ति नहीं हो रही है बल्कि शब्द आवृत्ति हो रही है। क्या हो रही है, ये शब्द की आवृत्ति हो रही है। किसकी आवृत्ति हो रही है, शब्द का रिपीटेशन हो रहा है। तो जब किसी काव्य पंक्ति में एक जैसे 2 या 2 से अधिक शब्द हों और उन शब्दों के अर्थ अलग अलग निकलते हों तो वहां पर जो है यमक अलंकार होता है। तो ये जो 6 बार आपके सामने सारंग दिखाई दे रहे हैं, तो देखो सारंग ले सारंग उड़ो, ये जो सारंग शब्द है इसका मतलब है सांप यानी कि सर्प। पहले जो सारंग शब्द है इसका अर्थ क्या लेंगे, सांप। दूसरे अर्थ पर अगर हम समझे तो इसका मतलब सारंग ले सारंग उड़ो, सारंग का मतलब दूसरे का अर्थ लेंगे मोर, ठीक है। सारंग ले सारंग उड़ो सारंग पुग्यो आए। और तीसरा जो सारंग शब्द है इसका मतलब होता है बादल, ठीक है। और अगर हम चौथे सारंग की बात करें, जे सारंग, अगर वह मोर सारंग करता है
यानी वाणी करता है, आवाज करता है, तो मुख का सारंग जाए, यानी मुख का जो सांप है, सर्प है, वो गिर जाएगा। अब देखिए यहां पर इसको ऐसे समझने की कोशिश कीजिए कि ये जो मोर है वह अपने मुख के अंदर सांप लेकर के उड़ रहा है और उसके सामने क्या आ गया, बादल। अब जो मोर होते हैं वो बादलों को देख करके आवाज करते हैं, वाणी करते हैं। अगर वह मोर बादलों को देख करके वाणी करता है, आवाज करता है, तो उसके मुख के अंदर जो सांप है वो सांप क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। तो यहां पर देखिए, सारंग ले सारंग उड़्यो, सारंग पुग्यो आए, जे सारंग सारंग करे, मुख को सारंग जाए। यानी कि एक जैसे दो या दो से अधिक शब्द हो, तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे शब्द आ रहे और प्रत्येक शब्द का अर्थ अलग अलग होता है, तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है, यमक अलंकार होता है। तो देखिए बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा उदाहरण से इसको समझने की कोशिश करेंगे। आगे मैं इसके भेद भी समझाने वाला हूं कि जो यमक अलंकार है उसके दो भेद होते हैं, एक सभंग होता है, एक अभंग अलंकार होता है। तो पहले अभी और उदाहरणों से मैं आपको इसको क्लियर कर देता हूं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी तरह का एक उदाहरण और है कि दीपक ले दीपक चली, कर दीपक की ओट, जे दीपक दीपक नहीं, दीपक करता चोट। तो यहां पर जो दीपक शब्द है इसमें भी 6 बार दीपक शब्द आ रहा है इस पंक्ति में कि दीपक ले दीपक चली, कर दीपक की ओट। यानी दीपक ले यानी कि हाथ में दिया लेकर के दीपक चली, यानी कि एक औरत जो है दिया लेकर चल रही है, कर दीपक की ओट। दीपक मतलब पर्दा, तीसरा अर्थ क्या लेंगे, पर्दा, पर्दा करके, ओट करके वो चल रही है। जे दीपक दीपक नहीं, अगर वह दीपक चलता चलता दीपक बुझ जाता है तो दीपक करता चोट, यानी दीपक मन के अंदर अशुभता की चोट करता है। यानी कि अगर सुबह शाम जब महिलाएं दिया बत्ती करती हैं और दिया बत्ती करते समय दिया जो है बुझ जाता है तो उसे अशुभता का क्या माना जाता है, संकेत माना जाता है। तो महिलाएं जो रहती हैं कई बार मंदिर में जब दिया जलाने के लिए जाती है तो घर से थाली के अंदर दिए को रख करके जला करके और उसको लेके जाती है और यूं ओट लगाकर चलती है। तो वह महिला जो है उस दिए का पर्दा करके चल रही है। अगर वह दिया चलते चलते बुझ जाएगा तो वह दिया मन में क्या करता है, चोट करता है। तो यहां देखो, दीपक ले दीपक चली, कर दीपक की ओट, जे दीपक दीपक नहीं, दीपक करता चोट। तो यहां पर भी जो दीपक शब्द है वो कितनी बार आ रहा है बच्चों, 6 बार आ रहा है और प्रत्येक बार उसका अर्थ क्या हो रहा है, अलग अलग निकल कर आ रहा है। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उदाहरण समझाता हूं मैं आप लोगों को अभी। तो देखिए यहां ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इसके भेद जो हैं इसको समझा करके फिर मैं आपको उदाहरणों का अंतर समझाता हूं, क्योंकि आपके एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो इस टाइप में आएंगे कि आपको कोई भी काव्य की पंक्ति दे दी जाएगी और उस पंक्ति को देने के बाद आपसे पूछा जाएगा कि भाई इस पंक्ति के अंदर कौन सा अलंकार है और उसे परिभाषित कीजिए। एक तो पैटर्न ये होता है क्वेश्चन पूछने का, और एक क्वेश्चन पूछने का जो पैटर्न है वो ये हो सकता है कि आपको डायरेक्ट ही नाम दे दे कि भाई यमक अलंकार किसे कहते हैं, इसको उदाहरण सहित समझाइए। या आपसे ये पूछा जा सकता है कि यमक अलंकार और श्लेष अलंकार में क्या अंतर है, स्पष्ट कीजिए। तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि इस बार जो क्वेश्चन आप लोगों के आने वाले हैं, जो अलंकार का टॉपिक है वो 2 नंबर का टॉपिक है। कितने नंबर का टॉपिक है, केवल 2 नंबर का टॉपिक है। अगर उस 2 नंबर की हम बात करें तो ये हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव टाइप में आपको कोई प्रश्न मिल जाए। अगर ऑब्जेक्टिव टाइप में विकल्प के रूप में आपको प्रश्न मिलेंगे तो वहां पर आपको पंक्ति दी जाएगी, उदाहरण दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कि भाई इस पंक्ति के अंदर कौन सा अलंकार है। ऑप्शन में मिलेंगे कि भाई यमक है, श्लेष है, या फिर अनुप्रास है, या फिर उपमा अलंकार है। तो पहली बात तो आप अपने माइंड में सेट कर लीजिए कि आपका जो उत्तर होगा वो 4 अलंकारों में से ही कोई एक उत्तर होगा। यानी या तो वो होगा अनुप्रास अलंकार, या फिर होगा यमक अलंकार, या फिर श्लेष अलंकार, या उपमा अलंकार। कारण क्योंकि हमारे सिलेबस में 4 ही अलंकार हैं, 4 के अलावा कोई 5वां अलंकार हमारे सिलेबस में नहीं है। तो इसलिए 4 अलंकार अपने माइंड में सेट रखिए। भाई वर्ण अनुप्रास अलंकार जो पढ़ा था इससे पहले, उसमें हम लोगों ने बात करी थी कि जब वर्णों की आवृत्ति होती है, जब वर्णों की आवृत्ति होती है तो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। और अनुप्रास अलंकार में कितने भेद होते थे, 4 भेद होते थे। छेका अनुप्रास अलंकार, ठीक है, वृत्त्यानुप्रास अलंकार, श्रुत्यानुप्रास अलंकार और अंत्यानुप्रास अलंकार। 4 प्रकार के भेद होते हैं। चारों प्रकार के उदाहरण भी हम लोगों ने अच्छे से समझे हैं और चारों उदाहरणों में से किसी भी
उदाहरण को दे दें और आपसे पूछा जाएगा कि यहाँ कौन सा अलंकार है, तो अनुप्रास अलंकार बताएंगे। हम बात कर रहे हैं आज यमक अलंकार के बारे में। तो अभी मैं आप लोगों को जो उदाहरण बता रहा हूँ, जैसा आपके अनिवार्य हिंदी की जो बुक है आपकी सृजन, उसके अंदर कवि बिहारी जी का भी चैप्टर है, जिसके अंदर तो पर वारूं उर्वशी सुनी राधी के सुजान, तू मोहन के उर्वशी हवई उर्वशी समान। तो इसके अंदर भी जो उर्वशी शब्द है वो कितनी बार आ रहा है बच्चों, वह 3 बार आ रहा है। उसमें भी उर्वशी शब्द कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है। और उन शब्दों का अर्थ अलग अलग निकलेगा, ठीक है ना। तो जब किसी काव्य पंक्ति में शब्द की आवृत्ति होती है और प्रत्येक शब्द का अर्थ अलग अलग निकलता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, यमक अलंकार कहते हैं, ठीक है। और यमक अलंकार की अगर हम भेद की बात करें तो बच्चों इसके 2 भेद हो जाते हैं। यहां पर मैं लिख देता हूं यमक अलंकार के भेद। किसकी बात कर रहे हैं, यमक अलंकार के भेद। तो यमक अलंकार के अगर भेद की बात करें तो यमक अलंकार के 2 भेद हो गए। यहां पर हम बात करेंगे, एक तरफ तो कौन सा होता है बच्चों, एक तो होता है अभंग यमक अलंकार, और दूसरे नंबर पर होता है सभंग यमक अलंकार। अब देखो इनका अर्थ समझने की कोशिश कीजिएगा। अभंग, ए का मतलब होता है बिना, ए का मतलब होता है बिना, भंग मतलब तोड़े हुए। यानी जब किसी काव्य पंक्ति में शब्द के टुकड़े किए बिना ही और उस शब्द की आवृत्ति दिखाई दे रही है और उन शब्दों के अर्थ अलग अलग होते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, अभंग यमक अलंकार कहते हैं। यानी कि ए का मतलब होता है, देखिए ए का मतलब क्या होता है बिना, और भंग का मतलब क्या होता है तोड़ना। भंग का मतलब क्या होता है, तोड़ना, ठीक है। यानी जब किसी काव्य पंक्ति में शब्द के टुकड़े किए बिना ही, परिभाषा नोट कर लेना कि जब किसी काव्य पंक्ति में शब्द के टुकड़े किए बिना शब्द की आवृत्ति दिखाई दे तथा प्रत्येक शब्द का अर्थ अलग अलग हो, अलग अलग हो, तो वहाँ अभंग यमक अलंकार होता है। ठीक है। और यहां पर देखिए सभंग, स का मतलब होता है साथ और भंग का मतलब तोड़ना, ठीक है ना। स का मतलब क्या होता है साथ और भंग का मतलब तोड़ना, यानी कि तोड़ने के साथ। यानी जब किसी काव्य पंक्ति में शब्द के टुकड़े करने के बाद में और जब शब्द की आवृत्ति दिखाई देती है, ठीक है ना। मचलते चलते हो वृथा तुम। अब मचलते चलते, इसमें मचलते चलते में शब्द आपको रिपीटेशन नहीं दिखाई दे रही, लेकिन जब अपन करेंगे मैं प्लस चलते चलते, ठीक है ना, चलते चलते वृथा हो तुम, तो यहां पर शब्द की आवृत्ति दिखाई दे रही है। तो कहने का मतलब है कि जब किसी काव्य पंक्ति में जब शब्द का टुकड़ा करेंगे, जब शब्द के टुकड़े करेंगे और उसके बाद में शब्द की आवृत्ति दिखाई देगी और प्रत्येक शब्द का अर्थ अलग अलग होगा, तो वहां पर कौन सा अलंकार होगा, सभंग यमक अलंकार होगा। तो वापिस सुनिएगा बच्चों कि जब किसी काव्य पंक्ति में शब्द के टुकड़े करने के बाद शब्द की आवृत्ति दिखाई दे तथा प्रत्येक शब्द का अर्थ
अलग अलग हो तो वहां सभंग श्लेष सभंग यमक अलंकार होता है। तो अभी जो आपने उदाहरण समझे वो सारे के सारे अभंग के थे। अपन कह रहे कनक कनकते सो गुनी मादकता अधिकाय। तो अब यहां पर देखिए कनक कनकते सो गुनी, कनक कनक ते सो गुनी, तो पूरा उदाहरण आप याद कर लेना। कनक कनकते सो गुनी मादकता अधिकाय, वा पाए बोराए जग, वा खाए बोराए जग। यानी कि कनक और कनक यानी दो शब्द दिखाई दे रहे हैं। तो यहां पर शब्द को हमने तोड़ा नहीं है, शब्द को तोड़े बिना ही शब्द की क्या दिखाई दे रही है, हमको आवृत्ति दिखाई दे रही है। और जब शब्द को तोड़े बिना ही शब्द की आवृत्ति दिखाई देती है और प्रत्येक शब्द का जो अर्थ है वो अलग अलग होता है, तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है, सब अभंग श्लेष अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है, अभंग श्लेष अलंकार होता है। तो देखिए बच्चों यहाँ पर बहुत से और भी उदाहरण मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। जैसे कवि बिहारी जी का उदाहरण है, भजन कयो ताते भज्यो भजो न एकौ बार, और दूरी भजन ताते जाते गयो भजो न एकौ बार। यानी कि कवि बिहारी जी कह रहे हैं भजन कयो ताते भज्यो, यानी कि जिस ईश्वर की भक्ति करने के लिए मनुष्य से कहा, वो कह रहा है कि अपने मन को संबोधित कर रहा है कि रे मन, मैंने तुम्हें ईश्वर का भजन कीर्तन करने के लिए कहा लेकिन उसका तुमने बिल्कुल भी भजन नहीं किया। तो एक बार देखो बच्चों, ये परिभाषा मिटाकर मैं उदाहरण कंबाइंड लिखवा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर थोड़े स्पेस की दिक्कत आ रही है। तो एक बार आप दोनों ये चीज़ तो समझ में बैठ गई होगी कि भाई अभंग और सभंग का मतलब क्या है। अब उदाहरण जब मैं आप लोगों को समझाऊंगा तो और ज़्यादा पिक्चर क्लियर हो जाएगी। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ। तो यहाँ उदाहरण आप ज़्यादा से ज़्यादा नोट कर लेंगे तो आपके पास बहुत से चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी। देखिए ध्यान से बच्चों, यहाँ मैं उदाहरण लिख रहा हूँ। पहले तो ये उदाहरण देखिए फर्स्ट नंबर पर, भजन कहियो ताते भज्यौ भजौ न एकौ बार। और दूरी भजन जाते कहियो सोतु भज्यौ गंवार। ठीक है, ये उदाहरण मैंने आपको बाकी तो बता दी। नेक्स्ट है फिर तुम तम में, फिर तुम तम में मैं प्रियतम में हो जाएं द्रुत अंतर्धान, हो जाएं अंतर ध्यान। एक उदाहरण सर, निबल के बलराम हैं, निबल के बलराम हैं। अब देखो बच्चों, यहां पर पहला जो उदाहरण है वो तो है अभंग यमक अलंकार का है। यानी देखो भजन का मतलब होता है स्मरण करना, तो एक बार भजन शब्द ये आ रहा है और एक बार भजन शब्द ये आ रहा है। फिर इसके बाद देखो भज्यौ शब्द एक बार, भज्यौ शब्द दो बार और भज्यौ शब्द तीन बार। तो यहाँ पर शब्द को तोड़े बिना ही ये शब्द की आवृत्ति दिखाई दे रही है, आपको रिपीटेशन दिखाई दे रहा है। तो हमने ये परिभाषा लिखी है कि भाई जब शब्द को तोड़े बिना ही और शब्द की आवृत्ति दिखाई देती है तो वो अभंग
यमक अलंकार होता है। लेकिन यहाँ पर जब उदाहरण देखेंगे, फिर तुम तम में मैं प्रियतम में हो जाए द्रुत अंतर ध्यान, तो यहाँ पर तुम तम का मतलब होता है अंधकार, और देखो यहाँ पर प्रियतम, प्रिय प्लस तम, तो फिर ये तम और तम दो दिखाई देंगे आपको वर्ड। तो यहां पर आपने शब्द के क्या करे, टुकड़े करे, तो टुकड़े करने के बाद में आपको ये और ये आवृत्ति दिखाई दे रही है। इसी तरह देखो यहां पर जब अपन करेंगे नी और प्लस बल, ठीक है ना, तो निबल का मतलब हो गया जो बलहीन व्यक्ति होता है, कमजोर व्यक्ति हैं, उसी के बलराम और राम है। बल का मतलब क्या हो गया, राम। तो यहां पर देखो ये निबल, ये जो बल की आवृत्ति दिखाई दे रही, निबल के बल राम है। तो यहां पर शब्द का विच्छेद करने के बाद, शब्द के टुकड़े करने के बाद में, और उस शब्द की क्या दिखाई दे रही है, आवृत्ति दिखाई दे रही है। तो ध्यान रखिएगा बच्चों कि जब किसी काव्य पंक्ति में शब्द के टुकड़े करने के बाद में और उस शब्द की आवृत्ति दिखाई देती है तो उसे हम सभंग यमक अलंकार कहते हैं। और जब किसी काव्य पंक्ति में शब्द के टुकड़े किए बिना ही और शब्द की क्या दिखाई देती है, आवृत्ति दिखाई देती है, तो उसे हम अभंग यमक अलंकार कहते हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर यमक अलंकार आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। वापिस से एक क्विक रिवीजन ध्यान से सुन लीजिएगा कि जब किसी काव्य पंक्ति में शब्द की आवृत्ति दिखाई दे, अर्थात जब एक जैसे दो या दो से अधिक शब्द दिखाई दें और प्रत्येक शब्द के अर्थ अलग अलग हो, तो वहां पर यमक अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है, यमक अलंकार होता है। यमक अलंकार के भेद कितने होते हैं, दो होते हैं, एक अभंग यमक अलंकार और एक दूसरा होता है सभंग यमक अलंकार होता है। तो जो अभंग होता है उसका मतलब हो गया कि जब किसी काव्य पंक्ति में शब्द के टुकड़े किए बिना ही शब्द की आवृत्ति दिखाई देती है तो उसे अभंग यमक अलंकार कहते हैं। और जब शब्द के टुकड़े करने के बाद में अगर शब्द की आवृत्ति दिखाई देती है तो उसे सभंग यमक अलंकार कहते हैं। तो आपको एग्जाम में ना तो अभंग बताना है ना सभंग, आप तो ये उदाहरणों को माइंड में रखेंगे कि उन उदाहरणों के अंदर कौन सा अलंकार है, यमक अलंकार है। तो बच्चों उम्मीद है कि आपको ये यमक अलंकार बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग श्लेष अलंकार पढ़ेंगे और फिर उपमा अलंकार पढ़ेंगे। तो अलंकार का टॉपिक बिल्कुल फिनिश हो जाएगा, आप लोगों को अच्छे से याद हो जाएगा। ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए, बर्बाद ना करते हुए, बिल्कुल टू द पॉइंट मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। मैं ज़्यादा बातें आप लोगों से नहीं कर रहा हूं, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो के अंदर श्लेष अलंकार को समझते हुए। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।